वहीं हाईकोर्ट के जज को सीधे फोन करने के मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ गई है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए विधायक संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किए जाने के आदेश जारी किए हैं। देख रिपोर्ट। कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने उससे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था। यह कदम न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। इस मामले में फरियादी खुद हाईकोर्ट होगा। याचिकाकर्ता की तरफ से इस संबंध में विधायक संजय पाठक के खिलाफ संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई गई। और आज माननीय चीफ जस्टिस और माननीय विनय सराफ की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए श्री संजय पाठक के खिलाफ स्वप्रेरणा से स्यूमोटो फौजदारी या आपराधिक मानहानि का प्रकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया और उसमें खुद कंप्लेनेंट एक तरीके से हाई कोर्ट ही है। स्यूमोटो एक्शन लेने का उन्होंने ऑर्डर किया है। उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई ही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गई है। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए युगल पीठ ने प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए। INH न्यूज के लिए जबलपुर से संजय साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ समेत देश से नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा कर दी गई है। 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है। अब बस्तर के सुदूर अंचलों और गांव में विकास को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। बस्तर के विकास को लेकर क्यों हो रही है सियासत, देखिए रिपोर्ट। नक्सलियों का खात्मा, विकास की डिमांड, बदल रहा बस्तर। जी हां, छत्तीसगढ़ के बस्तर समेत सभी जिले अब नक्सलवाद के दंश से मुक्त हो चुके हैं। नक्सलियों के अंतिम कैडर की वापसी के बाद 31 मार्च 2026 को प्रदेश के नक्सल मुक्त होने की घोषणा की गई है। इसी के साथ बस्तर के विकास को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जो पंचायत स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित करेंगे, नक्सलियों के पुनर्वास में मदद करेंगे, ऐसी पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सुकमा जिले के कुछ पंचायतों ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा भी की थी। नक्सलियों के पुनर्वास में पंचायत प्रतिनिधियों का योगदान भी रहा, लेकिन सुरक्षा कारणों को देखते हुए किसी भी पंचायत को नक्सल मुक्त मानते हुए अब तक ये राशि नहीं दी गई। लेकिन नक्सल मुक्त होने पर अब कांग्रेस की ओर से बस्तर के लिए विशेष पैकेज और सभी पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देने की मांग की जा रही है। पूर्व PCC चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि इस मांग के पूरा होने पर बस्तर में तेजी से विकास होगा। गृह मंत्री जी ने घोषणा की थी नक्सल मुक्त गांवों को नक्सलियों के साथ साथ गांवों के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपया धनराशि जारी की जाएगी विकास कार्यों के लिए। बस्तर संभाग नक्सल मुक्त हो गया है। क्या सरकार और नक्सल मुक्त गांवों के लिए 1-1 करोड़ रुपया राशि जारी की गई है? क्या अन्य कोई पैकेज बस्तर संभाग के लिए जारी किया गया है? वर्तमान सरकार सिर्फ घोषणावीर सरकार बनी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कब तक ये राशि जारी की जाएगी। वहीं कांग्रेस की डिमांड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कहना है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। बस्तर को पर्याप्त राशि दी जा रही है। विशेष पैकेज के आदरणीय गृह मंत्री जी ने तो बस्तर में कार्यक्रम में घोषणा भी की है विशेष पैकेज के लिए बस्तर संभाग के लिए। बस्तर संभाग के समग्र विकास की चिंता केंद्र और राज्य की सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा। और भारतीय जनता पार्टी में तो सरकार जो कहती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। विकास होता है तो गरीब के घर तक भी खुशियां पहुंचती हैं। इसलिए विकास पर हो रही बयानबाजी किसी शुभ संकेत से कम नहीं है। ये बयानबाजी भी अगर बस्तर में विकास राशि लाने में मददगार बनी तो गरीब के चूल्हे में खुशियों की रोटियां सिकती नजर आएंगी। INH के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट, रायपुर। 23
साल एक हत्या और सियासत की सबसे बड़ी पहेली। रामावतार जग्गी हत्याकांड में अब वो मोड़ आया है जिसने एक बार फिर पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ गई है और अब सवाल, क्या सच दबाया गया था? इस पर क्यों हो रही है सियासत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में 23 साल बाद बड़ा कानूनी मोड़ आया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए अमित जोगी को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद सियासत भी गर्मा गई है। फैसले के बाद अमित जोगी ने इसे अन्याय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं सतीश जग्गी ने इसे न्याय की जीत बताया है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे, जिसको लेके जग्गी परिवार खुश तो नहीं हो सकता क्योंकि पिता खोया है मैंने, पर एक न्याय की जीत हुई है, जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का, सीबीआई का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। क्या है रामावतार जग्गी हत्याकांड? साल 2003 में रायपुर में भाजपा नेता रामावतार जग्गी की हत्या। दिन दहाड़े गोली मारकर की गई थी हत्या। मामला शुरू से ही राजनीतिक साजिश से जुड़ा बताया गया। केस की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई। कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया। 2 आरोपी बने सरकारी गवाह। 2007 में अमित जोगी बरी हुए। अन्य 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 23 साल बाद हाईकोर्ट में फिर सुनवाई। 2026 में आया बड़ा मोड़, अमित जोगी को सरेंडर के निर्देश। फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेताओं ने फैसले का स्वागत किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई हो रही है। स्पष्ट अभी नहीं दिखाई देता कि उनको उस मामले में कैसी सजा हुई है, क्या सजा हुई है। सिर्फ इतना ही अभी मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि उन्होंने 3 हफ्ते के भीतर उन्हें सरेंडर करने का आदेश जारी हुआ है। कि संबंधित दूसरे पक्ष ने भी उनकी पक्ष नहीं सुनी गई और उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात कही है। तो हम सब विश्वास करते हैं कि जो सही है, उचित है, न्याय है और पूरी तरह से न्याय, दोनों पक्षों को न्याय प्राप्त होगा। ये भी बताना चाहता हूँ, उनका वक्तव्य तो सुना हूँ अमित जोगी जी का। यदि सही में वो दोषी नहीं है तो उच्च अदालत में जाकर के न्याय की गुहार लगाना चाहिए। परंतु 19 साल बाद जो फैसला आया, कोई न कोई बात कोर्ट की नजर में होगा, तभी तो ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के बाद भी अभी दोषी करार दिया है। 23 साल बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। बालाघाट से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक सोच के चलते आदिवासी इलाकों में अब शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है। विद्यांजलि प्रोजेक्ट के तहत जर्जर और बदहाल स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है और इस पहल में पुलिस प्रशासन और आम जनता मिलकर नई मिसाल पेश कर रही हैं। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए का फंड भी जुटाया गया है, जिसमें आम नागरिकों का बड़ा योगदान है। बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में अब विद्यांजलि प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। इस पहल की शुरुआत SP आदित्य मिश्रा ने एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से की।
उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके नाना सुरेंद्र नाथ दुबे की सोच से प्रेरित है, जो स्वयं प्राथमिक शिक्षक रहे और शिक्षा सुधार के पक्षधर थे। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे जो नाना जी थे श्री सुरेंद्र नाथ दुबे जी, पिछले कुछ दिनों पहले ही उनका देहांत हुआ, परंतु वो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक थे और उनका जीवन पर्यंत ये प्रयास रहा है कि प्राथमिक शालाओं को यदि हम लोगों ने अच्छा शिक्षा का केंद्र बना लिया तो जीवन में हमारे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे गर्व भी है और उनकी याद भी आती है कि अब वो जब विद्यांजलि कंप्लीट हो रहा है तो अब उसको वो देखने के लिए नहीं रहे। पुलिस और जिला प्रशासन ने बिना किसी सरकारी योजना या फंड का इंतजार किए स्थानीय लोगों के सहयोग से ये अभियान शुरू किया। शुरुआत में 5 स्कूलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया, जिसके बाद 280 स्कूलों को चिन्हित कर मरम्मत और रंगाई पुताई का कार्य किया गया। इस प्रोजेक्ट में अब तक करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए का फंड जुटाया गया है, जिसमें आम नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस की इस पहल की मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी खूब सराहना की है और जवानों को इस संकल्प के लिए बधाई दी है। पुनर्जीवन की प्रतिष्ठा में स्कूलों की जो महती भूमिका है, जिला प्रशासन, पुलिस और सबके माध्यम से ये जो विद्यांजलि एक अच्छा भाव बना करके सरकारी स्कूलों में जन सहयोग के माध्यम से प्रशासन ने अद्भुत काम किया है, जिसमें स्कूलों के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ेगी, स्कूलों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। खास बात यह है कि पुलिस के जवान भी स्वयं श्रमदान कर स्कूलों के सुधार में जुटे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विद्यांजलि पोर्टल भी तैयार किया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। यह पहल न केवल स्कूलों को संवार रही है, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति नई जागरूकता भी पैदा कर रही है। INH न्यूज के लिए बालाघाट से राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी का गांव चलो अभियान 6 से 14 अप्रैल तक चलेगा। ये अभियान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत भाजपा नेता जाएंगे गांव-गांव और मंत्री विधायक करेंगे ग्रामीणों से संवाद। हर विधानसभा में 50 गांव चयनित है, तो भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 6 से 14 अप्रैल तक गांव चलो अभियान चलाने का फैसला किया है और इस अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक और सांसद गांव-गांव पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको बता दें कि राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करना है और लोगों से ग्रामीणों की समस्या यहां मंत्री, विधायक पहुंचकर सीधे सुनेंगे। तो अभियान में मुख्यमंत्री की विशेष भूमिका रहेगी और 6 से 14 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे गांव का दौरा, मंत्री, विधायक भी ग्रामीणों से संवाद करेंगे और हर विधानसभा में 50 गांव चयनित है। तो बीजेपी का गांव चलो अभियान 6 से 14 अप्रैल तक चलाने का फैसला किया गया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आज समापन होगा। समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। बॉक्सर मैरी कॉम और फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भाटिया भी रहेंगे मौजूद। 30 राज्यों के करीब 2000 जनजातीय खिलाड़ियों ने लिया है खेलों में हिस्सा। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का रायपुर में आज समापन होगा। समापन समारोह में विष्णुदेव साय सीएम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे, वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बॉक्सर मैरी कॉम और फुटबॉल खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। 30 राज्यों के करीब 2000 जनजातीय खिलाड़ियों ने खेलों में हिस्सा लिया है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आज समापन है। तो वहीं भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित। अंकित आर्य बने प्रदेश मंत्री, विप्लव जैन बने महामंत्री, पवन शर्मा बने हैं उपाध्यक्ष। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो गई है। बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो गई है और अंकित आर्य प्रदेश मंत्री बने हैं, विप्लव जैन महामंत्री बने हैं।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।